हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला और आज हम बात करेंगे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी। इस टॉपिक में से काफी अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना स्टार्ट किया है, उसने 1 यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के वो ट्रांसफ्यूज करना है। तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया, फर्स्ट 10 मिनट्स में ही पेशेंट स्टार्ट बिकमिंग एप्रीहेंसिव, मीन्स fearful एंड एंशियस, सांस लेने में दिक्कत होने लगी एंड साथ ही साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा है बैक पेन की। पेशेंट की हिस्ट्री थी कि पहले उसको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया था। तो इन दैट केस क्या करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को? ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर देना चाहिए, ब्लड बैंक में कॉल करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या जो ट्यूबिंग्स वगैरह है सारी बीटी सेट है उसको हटा देना चाहिए या उसको पेटेंट रखना चाहिए, पेशेंट को पर्टिकुलर पोजीशन देनी चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए, क्या स्टेप एक्चुअल में लेना चाहिए। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी कंफ्यूजन रहता है, बट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन अटेम्प्ट इजीली। तो इसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है, क्या कंडीशन रहती है या क्या प्रीरिक्विजिट रहती है ट्रांसफ्यूज करने की, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्या सेट यूज करते हैं, क्यों ब्लड को वार्म करते हैं, किस कंपोनेंट को कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, देन रूम टेम्परेचर पे कितनी देर तक रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट हमें कितनी देर में ट्रांसफ्यूज करनी होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उस केस में हम क्या एक्शन लेंगे। तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हमें पता है, जो टोटल ह्यूमन बॉडी वेट होता है 8% उसमें से ब्लड की वजह से वेट रहता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है किसी भी अडल्ट में। तो अगर हम देखें 8% ब्लड है एंड बाकी 92% अदर टिश्यूज एंड फ्लूइड्स की वजह से बॉडी वेट है। ब्लड को हम ब्रॉडली दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक रहेगा प्लाज्मा, एक रहेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और वी कैन से ब्लड सेल्स। मेजर कंपोनेंट रहता है प्लाज्मा, दैट इज 55% एंड 45% रहेंगे जो भी ब्लड सेल्स है। ठीक है, प्लाज्मा है उसके अंदर 91% वाटर रहेगा, देन कुछ प्रोटीन्स एंड अदर सोल्यूट्स होंगे। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें या फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जो मेनली 4.2 टू 6.2 मिलियन रहती है, नॉर्मल रेंज है ना। मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, तो उसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। नॉर्मली 4500 से वो 11,000 नॉर्मल रेंज रहती है। इसके अंदर जैसे 5,000 से 9,000 लिखी है, तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, बट हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं। प्लेटलेट्स नॉर्मली हमारी 1.5 लाख से 3.5 लाख रहती है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जब ये नॉर्मल है दैट इज ओके। लेकिन अगर नीचे वाली रेंज से कम हो जाते हैं, ऊपर वाली रेंज से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में हमें उसको मैनेज करने के लिए बाहर से ट्रांसफ्यूज करनी पड़ती है, या कुछ भी हमें ब्लड रिमूव करना पड़ता है, फ्लेबोटमी करनी पड़ती है और अदर जो चीजें रहती हैं। पता है हमें डब्ल्यूबीसी का काम इम्यून सिस्टम के लिए है, प्लेटलेट्स का ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग के लिए है, एंड आरबीसी जो अपनी एरिथ्रोसाइट्स है वो मेनली उसके ऊपर हीमोग्लोबिन रहता है एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दोज फंक्शन रहते हैं। अगर हम फर्दर देखें ल्यूकोसाइट्स को या डब्ल्यूबीसी को हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, सबका अपना कुछ फंक्शन रहता है। ठीक है, और प्रोटीन अगर बात करें हम प्लाज्मा में, तो मेजर प्रोटीन रहेगी एल्ब्यूमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन इज 57%, देन उसके बाद और कुछ फाइब्रिनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन वगैरह रह सकते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हो सकते। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, बेसिक हमने क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी जैसे ल्यूकोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी है, वो उनका नंबर बढ़ गया है, कम हो गया, दैट इज एन इशू। अगर जैसे कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी कम हो गया, ल्यूकोपीनिया। पीनिया वर्ड हम डिक्रीज के लिए यूज करते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स 11,000 से ज्यादा हो गए, नंबर इंक्रीज हो गए। वैसे ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्लेटलेट कम हो गई, थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन्स प्लेटलेट इंक्रीज हो गई। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। फिर बात आती है कंडीशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो किस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो गोल्डन रूल इज अनटिल एंड अनलेस इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, तो हमें नहीं करना है। प्रिस्क्राइब्ड है तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नॉर्मल हमें पता है हीमोग्लोबिन 14 टू 18 mg पर डेसीलीटर रहता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन 8 mg पर डेसीलीटर से कम होता है तो एक प्री रिक्विजिट आती है, देन हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट अगर लेस देन 30% है, तो जो मेल में रहता है हेमेटोक्रिट दैट इज मोर, दैट इज 42 टू 52% एंड फीमेल में 35 टू 47%।
तो हेमाटोक्रिट क्या रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी विद द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो मेनली हमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन का ऑलमोस्ट चीजें बताती है हेमाटोक्रिट। तो अगर 8 mg पर डेसीलीटर से कम है एचबी एंड हेमाटोक्रिट लेस देन 30% है, तो एक रहता है इंडिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। बट आपको तभी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है जब फिजिशियन एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो प्रिस्क्राइब करता है बाय लुकिंग द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन एंड पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन बात आती है टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट। तो होल ब्लड आपने देखा, उसके अंदर प्लाज्मा रहेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स रहेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत कम केसेस में होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है ना, हेमरेज हो गया, मैसिव ब्लड लॉस है तो ओवरऑल ब्लड लॉस हुआ है, सारे कंपोनेंट प्लाज्मा सब लॉस हुआ है, हाइपोवोलेमिया, तो उस केस में होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अदरवाइज जब ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर भी किया जाता है तो उसको कंपोनेंट्स में किया जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, लाइक आरबीसी अलग है, प्लाज्मा अलग है, प्लेटलेट्स अलग है, क्लोटिंग फैक्टर्स अलग है, तो वैसे रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीआरबीसी मींस पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो मेनली क्यों हम ये ट्रांसफ्यूज करते हैं, टू रिप्लेस द एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, मींस एनीमिया की कंडीशन है, एचबी कम है, ब्लड लॉस है, उस केस में करेंगे। तो 1 यूनिट पीआरबीसी का मतलब होता है 300 ml ब्लड, तो वो हमें 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज करना होता है। मतलब 1 यूनिट को पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए 2 से 4 आवर्स लग जाते हैं। ईच यूनिट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल बाय 1 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, जैसे 8 ग्राम से कम है तो पेशेंट को हमें 10 अगर एचबी करना है तो 2 यूनिट पीआरबीसी मेनली एडवाइस की जाती है। और 1 यूनिट कितना हेमाटोक्रिट बढ़ाएगा, 3%। लैब टेस्ट करेंगे, वापस से देखेंगे तो कितनी देर में वापस करते हैं आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, अराउंड 4 to 6 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और साथ के साथ जो एनीमिया के सिम्टम्स थे, ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स थे, वो इंप्रूव हो जाते हैं और जो इरिथ्रोसाइट है, हीमोग्लोबिन है, हेमाटोक्रिट काउंट है, वो इंक्रीज हो जाता है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ पीआरबी। जब हम आरबीसी को या ब्लड को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर सिट्रेट ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन मींस एज ए एंटी कोएगुलेंट। और अगर पीआरबीसी या आरबीसी को स्टोर करना है तो उसका टेम्परेचर रहेगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन बी स्टोर फॉर मैक्सिमम 35 to 42 डेज। जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस केस में 18 गोज की कैनुला यूज होती है जो मेनली ग्रीन कलर की रहती है, और बीटी सेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है, हम वो यूज करते हैं। और कई केसेस में इन्फ्यूजन पंप भी यूज किया जाता है जो मैं आपको बताऊंगी। हमें पीआरबीसी को 2 से 4 घंटे में ट्रांसफ्यूज करना है, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट, दोनों के अपने नुकसान है। बहुत जल्दी करोगे सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, लेट करोगे तो उसके अंदर जो ऑलरेडी चीजें हैं सिट्रेट की वजह से प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया या और पोटेशियम रिलेटेड चेंजेस उसमें आएंगे। तो लेस देन 40 ड्रॉप्स पर मिनट ट्रांसफ्यूज करना है टू प्रिवेंट द सर्कुलेटरी ओवरलोड, और इसके अकॉर्डिंग करना है कि 2 से 4 घंटे में 1 यूनिट ब्लड कंप्लीट ट्रांसफ्यूज हो पेशेंट को। साइट जो रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो अडल्ट में जो फोर आर्म है वहां पे कर सकते हैं और नियोनेट में अम्बलाइकल वेन को यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है सेकंड कंपोनेंट, दैट इज प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है मींस प्लेटलेट लेवल कम हो गया है 1.5 लाख से, या और इंडिकेशन है किसी भी वजह से, या प्लेटलेट डिसफंक्शन है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए क्रॉस मैचिंग नहीं चाहिए होती है ना। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो रिसिपिएंट मींस जिसको किया जा रहा है, डोनर जिससे लिया जा रहा है, उन दोनों का क्रॉस मैचिंग होता है। देन ओनली वी यूज टू डू टू प्रिवेंट द hemolytic reactions and other complications। तो प्लेटलेट के केस में जरूरत नहीं होती बट यूजुअली इट इज डन। क्यों? क्योंकि सेपरेट प्लेटलेट्स है, उसको एजिटेटर में अलग सेपरेट कर लिया है, होल ब्लड को अलग कर दिया है, मतलब प्लेटलेट सिर्फ कंपोनेंट है बट स्टिल कुछ ना कुछ आरबीसी और प्लाज्मा रहेगा, है ना। तो उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं। जैसे हमने देखा पीआरबीसी में 300 ml जो है ब्लड वो 1 यूनिट बना रहा है, बट जो प्लेटलेट्स का होता है वो वेरी करता है, तो इसीलिए हमें देखना है कि पर्टिकुलर बैग में कितना वॉल्यूम है प्लेटलेट्स। ठीक है, उसको हम मेनली मिलीलीटर में मेजर करते हैं। लाइफ स्पैन कितनी रहती है प्लेटलेट की, 8 to 11 डेज, जैसे आरबीसी की 90 to 120 डेज रहती है अडल्ट में, है ना। बच्चों में ऑलमोस्ट 90 डेज रहती है, तो प्लेटलेट की रहेगी 8 से 11 दिन। लेकिन हम उसको स्टोर जब करते हैं तो वी कैन स्टोर इट फॉर 5 to 10 डेज ओनली। एंड जो टेम्परेचर रहता है स्टोर करने के लिए दैट इज हाई, दैट इज 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पीआरबीसी को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये याद रखना है। जब भी प्लेटलेट एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें वो जैसे ही ब्लड बैंक से आई, पेशेंट के लिए आपने उसको मंगवाया था ब्लड बैंक से, तुरंत आपको इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना है। कितनी देर में? 1 यूनिट को
15 से 30 मिनट में आपको ट्रांसफ्यूज कर देना है। जैसे पीआरबीसी में आप कितना 2 से 4 घंटे ले रहे थे ना, तो इसमें आपको इमीडिएटली 15 से 30 मिनट में ट्रांसफ्यूज कर देना है 1 यूनिट प्लेटलेट्स। और कैसे हमें पता चलता है कि ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहा और करने की जरूरत है या दैट इज सफिशिएंट, तो वो हमें पता चलेगा मेनली प्लेटलेट काउंट देख के, है ना। तो वो कब करते हैं, 1 घंटे के बाद कर सकते हैं, और दूसरा हम 18 से 24 घंटे के बाद कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन करने के बाद। हमने देख लिया आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, प्लेटलेट कर सकते हैं। फिर आती है प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। क्यों, क्लोटिंग फैक्टर्स की अगर डेफिशिएंसी है तो उनको रीइंबर्स करने के लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए कि फ्लूइड लॉस है, हाइपोवोलेमिया है, बर्न का केस है, कोई भी है ना, तो उस केस में प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हमें ट्रांसफ्यूज करना है। तो जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आती है, तो जैसे ही ब्लड बैंक से आई हमें विद इन 2 आवर मीन्स उसकी जो टेम्परेचर पे स्टोर था वहां से हटा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करते हैं, तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको ट्रांसफ्यूज करना है। और ट्रांसफ्यूजन कितनी देर के लिए चलेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 से 30 मिनट। उस टाइम में हमें उसको 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज कर देनी है। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जब आप करते हो तो उस टाइम पे आपको एबीओ कॉम्पेटेबिलिटी, आरएच कॉम्पेटेबिलिटी देखना पड़ेगा। जैसे पीआरबीसी के केस में देखना है और प्लाज्मा के में भी देखना है। प्लेटलेट्स के में आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बट यूजुअली देखते हैं, ठीक है। तो एबीओ कॉम्पेटेबिलिटी एंड आरएच कॉम्पेटेबिलिटी आप देखते हो। देन इफेक्टिव था या नहीं था ट्रांसफ्यूजन, वो आप कैसे देखोगे, बाय डूइंग कोएगुलेशन स्टडीज। क्यों, क्योंकि आप मेनली इसमें रिइंबर्स कर रहे हो क्लोटिंग फैक्टर्स को या वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हो, तो इसमें हम पीटी मींस प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख सकते हैं या पीटीटी देख सकते हैं, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। देन क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा अगर हम कर रहे हैं ट्रांसफ्यूज तो उससे क्लोटिंग फैक्टर रिइंबर्स होंगे नो डाउट, लेकिन अगर फैक्टर 8 और फिब्रिनोजन या अदर क्लोटिंग फैक्टर्स को रिइंबर्स करना है, रिप्लेस करना है, तो उस केस में हमें क्रायोप्रेसिपिटेट करना पड़ेगा ट्रांसफ्यूज। तो ये मेनली किससे बनता है, ये भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से बनता है। हम इसको मेनली 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसको भी 15 to 30 मिनट में ट्रांसफ्यूज करना होता है, मींस 1 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट को 15 to 30 मिनट्स में हमें ट्रांसफ्यूज करना है। कैसे हमें पता चलता है इफेक्टिव है, वही हम कोएगुलेशन स्टडीज करेंगे, फिब्रिनोलोजन लेवल देखेंगे। देन बात आती है डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन मींस ग्रैन्युलोसाइट्स ट्रांसफ्यूजन। तो ये किस केस में करने की जरूरत पड़ेगी, पेशेंट को इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक से पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, न्यूट्रोपिनिक क्लाइंट है, न्यूट्रोपिनिक मतलब डिक्रीज इन लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, उस केस में हम ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी करते हैं ट्रांसफ्यूज। कैसे हम पता लगाएंगे कि इफेक्टिव था ट्रांसफ्यूजन, तो व्हाइट ब्लड सेल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करके देखते हैं कि जो ट्रांसफ्यूजन है वो इफेक्टिव था या नहीं था। हमने देख लिया कि कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, कितने टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे एंड प्रिकॉशंस। फिर बात आती है कि जो ब्लड डोनेशन रहता है वो कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं ना, टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, कि अगर मुझे कल को ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना है, मेरी कोई सर्जरी प्लान है या कुछ भी है, प्रोसीजर होने वाला है जिसमें ब्लड लॉस होगा एंड देयर विल बी नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आई कैन डोनेट माई सेल्फ मीन्स ऑटोलोगस डोनेशन कैन बी देयर, मीन्स डोनेशन ऑफ क्लाइंट्स ओन ब्लड बिफोर एन शेड्यूल्ड प्रोसीजर इज एन ऑटोलोगस डोनेशन। इसमें डिजीज ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो जाता है और जो पोटेंशियल ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाते हैं। कब स्टार्ट कर सकते हैं हम ब्लड डोनेशन मींस ऑटोलोगस खुद के लिए कैसे स्टोर करा सकते हैं, 5 हफ्ते पहले से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारा प्रोसीजर होने वाला है उससे 3 दिन पहले तक, और हर तीसरे दिन हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। देन सेकेंड थिंग इज ब्लड सैल्वेज मीन्स इसके अंदर ऑटोलोगस डोनेशन का ही एक तरह से पार्ट रहता है, बट जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो सक्शन किया जाता है फ्रॉम बॉडी कैविटीज लाइक जॉइंट फेसेस एंड अदर क्लोज्ड बॉडी साइट से। इन दैट केस ब्लड में नीड टू बी वॉश्ड, ए स्पेशल प्रोसीजर दैट रिमूव टिश्यू डेब्रिस, so blood salvage is also a part of we can say autologous donation. Then it can be designated donor means जिस रेसिपिएंट से हम ले रहे हैं हमने अपनी compatible donor खुद सर्च किया है, अपने फैमिली मेंबर कोई हो सकता है या और कोई। डोनेशन डज नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शंस, जो डिजीज हो सकती है, बट जो रिसिपिएंट है वो कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि जो डोनर है वो उसका जान पहचान का है। या डायरेक्ट ब्लड बैंक से हम ले सकते हैं मीन्स जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, डेजिग्नेटेड डोनर नहीं है, ऑटोलोगस डोनेशन नहीं है, सैल्वेज डोनेशन नहीं है। ओके, देन बात आती कॉम्पेटिबिलिटी की कि कौन किस टाइप का ब्लड रिसीव कर सकता है, रेसिपिएंट एंड डोनर। तो हमें पता है, जैसे इस पिक्चर में आप देखोगे कि जो आरबीसी होती है उसके ऊपर एंटीजन होता है, दैट इज आरएच एंटीजन। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एंटीजन रहते हैं, ओ, ए, बी एंड ए बी। तो
जो यूनिवर्सल डोनर रहता है दैट इज O, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो सबको डोनेट कर सकता है, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे, मीन्स इनकॉम्पेटिबिलिटी या क्रॉस मैचिंग में कोई इश्यू नहीं होगा। और जिसके ऊपर RH A एंटीजन है तो वो किसको डोनेट कर सकता है, A वाले को कर सकता है, AB को कर सकता है, क्योंकि AB में तो ऑलरेडी A है ना, तो इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। B वाला B को कर सकता है एंड AB को कर सकता है, और AB सिर्फ AB को कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। एंड O वाला भी सिर्फ O वाले से ही रिसीव कर सकता है, बट डोनेट सबको कर सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपेंट वाली चीजें रहती है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, O, एंड यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है, AB पॉजिटिव। एक क्लाइंट ब्लड सैंपल्स आर ड्रोन एंड लेबल्ड एट द क्लाइंट बेड साइड। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसिपेंट देखना है, डोनर देखना है, तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं रिसिपेंट का, देन पेशेंट से नाम पूछते हैं, बैंड पे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्रॉपरली, और ABO टाइप एंड RH कॉम्पेटिबिलिटी के लिए हम देखते हैं, मीन्स क्रॉस मैचिंग हम करते हैं। अगर उसके अंदर एक ग्लूटिनेशन नहीं है, मीन्स की ब्लड कॉम्पेटिबल है और डोनर सारी चीजें सही है, हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल डोनर रहता है दैट इज O नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपेंट मतलब AB पॉजिटिव। तो ये क्रॉस मैचिंग की जाती है, कॉम्पेटिबिलिटी देखी जाती है, क्यों अगर इनकॉम्पेटिबल होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कैन बी देयर। देन इन्फ्यूजन पंप्स, मैंने बोला कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है BT सेट अलग से आता है, 18 गोज की ग्रीन कलर की कैनुला आप यूज कर सकते हो। कई केसेस में इन्फ्यूजन पंप भी यूज किए जाते हैं। हम अगर इन्फ्यूजन पंप यूज कर रहे हैं तो हमें कॉम्पेटिबिलिटी देखनी है कि वो इन्फ्यूजन पंप यूज होगा या नहीं होगा, हमेशा मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस देखनी है। और हम कई बार प्रेशर जनरेट करने के लिए मैनुअल प्रेशर कफ भी यूज करते हैं, जिससे प्रॉपर प्रेशर जनरेट हो एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सके इन्फ्यूजन पंप से। देन ब्लड वार्मर्स, कभी भी अगर ब्लड बैंक से ब्लड आया है तो डायरेक्ट हमें पेशेंट को नहीं लगा देना है अगर वो ठंडा आपको फील हो रहा है तो, और उसको ओवन वगैरह में रख के भी कभी गर्म नहीं करना है। उसके लिए अलग से इक्विपमेंट डिवाइसेस आती है दैट इज ब्लड वार्मर्स। अगर हम ठंडा ब्लड लगा देंगे पेशेंट को कोल्ड, तो पेशेंट को एरिथमिया हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। So blood warmers may be used to prevent hypothermia and other adverse reactions. Special warmers has been designed for this purpose, तो वही आपको यूज करनी है। देन प्रिकॉशंस एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जाते हो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है रिसिपिएंट को, प्रॉपरली आपको देखना है जो आपने ब्लड मंगवाया है ब्लड बैंक से, स्लिप को आप देखोगे, प्रिस्क्रिप्शन है फिजिशियन का वो अच्छे से देखोगे, और क्लाइंट है जिसको आप ब्लड लगाने वाले हो रिसिपिएंट की आप अच्छे से साइट वीनस साइट एक्सेस करोगे, क्रॉस मैचिंग प्रोसीजर को प्रॉपरली करोगे। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप पेशेंट से लोगे, करेक्ट ब्लड करेक्ट पर्सन को आप ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर उसकी हिस्ट्री लोगे पहले, कोई ट्रांसफ्यूजन की है या नहीं है, कोई रिएक्शन हुआ था नहीं हुआ था, फ्रीक्वेंट ब्लड रिसीवर है या क्या है, सारी चीजें आप देखने के बाद ही करोगे। पहले 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप पेशेंट के पास ही रहोगे। आपको देखना है जिस टाइप का आपने ब्लड कंपोनेंट मंगवाया है ब्लड बैंक से पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, तो जितने टाइम में उसको लगा देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए ट्रांसफ्यूजन, उतने में ही करोगे। प्रॉपर ड्रॉप रेट आप सेट करोगे, उस पर्टिकुलर टाइम में भी आप करोगे, पेशेंट के पास रहोगे, ऑब्जर्व करोगे टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड डू द थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैन बी देयर, सर्कुलेटरी ओवरलोड, जल्दी ज्यादा फास्ट कर दिया है की वजह से सर्कुलेटरी या फ्लूइड ओवरलोड हो गया, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन की इश्यू हो सकते हैं, आयरन ओवरलोड हो सकता है, फ्रीक्वेंट रिसीवर है उसके कारण, डिजीज ट्रांसमिशन काफी अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की है तो उसकी वजह से हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगी क्यों ये होते हैं। देन सिट्रेट टॉक्सिसिटी, तो कैल्शियम कम हो सकता है एंड पोटेशियम ज्यादा हो सकता है। फर्स्ट चीज है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हुआ है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन है, ब्लड ब्रेक हो रहा है, फेब्राइल मींस बुखार जैसा हो सकता है, बैक्टीरियल रिएक्शंस हो सकते हैं, और कुछ ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के इश्यू हो सकते हैं। क्या साइन रहते हैं इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, इट कैन बी इमीडिएट, इट कैन बी डिलेड। तो पहली चीज रहेगी पेशेंट स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ चिल्स एंड शिवरिंग, तो पहला साइन। देन पेशेंट को मसल एक हो सकता है, बैक पेन, चेस्ट पेन एंड एलर्जिक रिएक्शन लाइक रैशेस, हाइव्स, इचिंग, स्वेलिंग, और जो पल्स है वो रैपिड हो जाएगी, थ्रेडी हो जाएगी, पेशेंट को डिज्निया होने लगेगा, पैलर साइनोसिस, एंशियस हो जाएगा पेशेंट एंड
हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह हो सकते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के इमीडिएट साइंस। देन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो फर्स्ट साइन रहेगा रेडनेस एंड पल्स चेंजेस होगी, फीवर होगी, है ना, पल्स में ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया हो सकते हैं, विजिबल हीमोग्लोबिनूरिया कैन बी देयर, ओलिगूरिया कैन बी देयर, एंड डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैन बी लाइक इट कैन अकर इवन आफ्टर ईयर्स, और इसमें फीवर या कोई डिजीज हो सकती है लाइक माइल्ड जोंडिस और डिक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल। तो जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हो पहले 10 से 15 मिनट आपको पेशेंट के पास रहना है, स्लोली आपको स्टार्ट करना है, सिम्टम्स देखने हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के, चिल्स, फीवर या कोई भी रेडनेस या रैशेस स्टार्ट तो नहीं हो रहे हैं, कुछ भी आपको लग रहा है तो आपको पेशेंट के साथ रहना है। अगर कोई रिएक्शन लगा तो यू शुड स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू द फिजिशियन जिसने भी प्रिस्क्राइब किया था, एंड यू हैव टू कॉल टू द ब्लड बैंक। So immediately आप stop करोगे। Then circulatory overload can be there, means caused by the infusion of blood at a rate too rapid to the patient can tolerate। मतलब जैसे 2 से 4 घंटे में 1 यूनिट PRBC करनी है और आपने 2 घंटे से पहले ही मतलब ड्रॉपलेट फास्ट करके कर दिया ट्रांसफ्यूज, तो पेशेंट को ओवरलोड कैन बी देयर। तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट सिम्टम और साइन विल बी dyspnea, patient will feel difficulty in breathing, then chest pain can be there, ऑस्कल्टेशन पे विजिंग भी सुन सकती है, एब्नॉर्मल साउंड, टैकिकार्डिया एंड बाउंडिंग पल्स विल बी देयर, सेकंड साइन। थर्ड साइन डिस्टेंडेड नेक वेन, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, एंड देयर कैन बी साइन ऑफ हेडेक, हाइपरटेंशन। सो सर्कुलेटरी ओवरलोड के लिए भी आप देखोगे। इंटरवेंशन क्या करोगे इस केस में? अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है तो स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, आप देख रहे हो तो इन्फ्यूजन का रेट स्लो करो। ऑलरेडी आपने कर दिया है, उसके बाद पेशेंट को हुआ है, 2 घंटे से पहले आपने कर दिया, तो यू हैव टू कीप द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन, और फीट्स को आपको डिपेंडेंट पोजीशन में रखना है, जैसे लटका देना है नीचे, जिससे वीनस रिटर्न कम हो जाए एंड लोड कम हो जाए हार्ट पे, और पेशेंट के लंग्स को प्रॉपरली एक्सपेंशन के लिए स्पेस मिले। एंड डिस्रिथमिया के लिए देखना है, पेशेंट को डिस्निया है तो ऑक्सीजन हमें देना है। सर्कुलेटरी ओवरलोड होते ही हमें पेशेंट को अपराइट पोजिशन में रखना है, ये मेन चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर बात आती है सेप्टिसीमिया, मतलब कि कंटामिनेटेड ब्लड अगर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो गया है तो पेशेंट को इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो उस केस में कैसे पता चलेगा? इन्फेक्शन कैसे पता चलता है? फीवर, चिल्स विल बी देयर, डायरिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, स्ट्रोक कैन बी देयर। कैसे आप उसको मैनेज करो? नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर ऐसा कुछ है तो पेशेंट की जो भी कंडीशन आप डॉक्टर को बताओगे। ब्लड कल्चर करोगे ब्लड बैंक का, वापस से ब्लड बैंक भेजोगे कल्चर करने के लिए, और पेशेंट को डिस्निया या कोई भी दिक्कत है तो एडमिनिस्टर करोगे ऑक्सीजन, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक। देन आयरन ओवरलोड क्यों हो सकता है? जो फ्रीक्वेंट ब्लड रिसीवर है ना, एनीमिया के कारण या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो इट कैन बी डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन, आयरन ओवरलोड। तो कैसे पता चलेगा? वोमिटिंग विल बी देयर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक टेरिस स्टूल कैन बी देयर, हाइपोटेंशन और अल्टर्ड हीमोग्लोबिन वैल्यूज, मीन्स जो फेरिटिन है या हीमोग्लोबिन है वो सारी चीजें चेंजेस मिलेंगी। कैसे मैनेज करोगे? अब आयरन बढ़ा है तो आयरन के लिए हमें चिलेटिंग एजेंट या उसका एंटीडोट चाहिए, दैट इज डेस्फेरोक्सामिन, है ना, इसको डेस्फेरल भी हम बोलते हैं। IV दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि जो भी एक्यूमुलेट हो गया है आयरन एक्सेस उसको बाहर निकालेगा। और हमें पेशेंट को बताना है कि अगर हम डेस्फेरोक्सामिन दे रहे हैं तो यूरिन टर्न्स रेड, है ना, जैसे ही आयरन एक्सक्रीट हो रहा है किडनी से, तो वो हमें पेशेंट को बताना है। और कुछ भी अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और है, कॉम्प्लिकेशन है, तो वी शुड कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। देन डिजीज ट्रांसमिशन, अगर कंटामिनेटेड ब्लड है या कोई पर्टिकुलर डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी वजह से वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस होती है। सो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, और वो मेनली 4 to 6 वीक्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलते हैं। अगर डोनर की स्क्रीनिंग हुई है अच्छे से तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स विल बी लेस। हेपेटाइटिस के अलावा और कौन कौन सी हो सकती है? HIV हो सकता है ट्रांसमिट, हर्पीज वायरस हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, मलेरिया एंड ल्यूकेमिया वगैरह हो सकती है डिजीज ट्रांसमिट बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, कैल्शियम कम होगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा। क्यों होता है हाइपोकैल्सीमिया? बिकॉज सिट्रेट इन ट्रांसफ्यूज ब्लड बाइंड्स विद कैल्शियम एंड इज एक्सक्रीटेड। जैसे मैंने बोला था कि सिट्रेट हम ऐड करते हैं एज ए एंटीकोएगुलेंट कि ब्लड जमे ना, वैसे ही हम डेक्सट्रोज भी करते हैं कि आरबीसीज को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे।
तो जो सिट्रेट होता है वो बाइंड कर जाता है कैल्शियम के साथ और उसको बाहर निकाल देता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले भी और बाद में भी कैल्शियम लेवल क्या है। नॉर्मल क्या रहता है, कैल्शियम लेवल 8.5 से 10 रहता है ना, तो आपको वो देखना है साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया लाइक हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, पैरास्थेसिस, टिटैनी एंड मसल क्रैम्प्स। और दो मेन साइन है, दैट इज ट्राउजर साइन एंड चोस्टिक साइन। तो चोस्टिक साइन का क्या मतलब होता है कि जब फेशियल नर्व पे आप टैप करो मीन्स मैक्सिला के इधर, तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। एंड ट्राउजर साइन मीन्स कि कार्पोपिडल रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगी जब आप बीपी कर्व टाई करते हो यहाँ पे एंड 20 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक बीपी से ज्यादा प्रेशर आप डालते हो, तो देर विल बी एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ रिस्ट मीन्स रिस्ट फ्लेक्स हो जाएगी जैसे आप फोटो में देख रहे हो, साथ के साथ जो फिंगर्स है, थंब है, उनका एडक्शन हो जाएगा। सो कार्पोपिडल जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं ट्राउजर साइन। तो एक इसके साइन होते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इन दैट केस स्लो डाउन द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपको कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम दिख रहा है। देन हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है मेन इंट्रासेलुलर जो आयन रहता है दैट इज पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर इज सोडियम, ठीक है। तो जब अगर हम ब्लड को काफी टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो हिमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, ब्लड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और पोटेशियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ओल्डर द ब्लड ग्रेटर द रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को रीनल इंसफिशियंसी या रीनल फेलियर है तो हमेशा फ्रेश ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एंड वी हैव टू असेस द डेट ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, जिससे पोटेशियम लेवल को हम प्रॉपरली मेंटेन कर सके। पेशेंट का भी बिफोर एंड आफ्टर देखना है एंड किस टाइम में हमने ब्लड को रिसीव किया था डोनर से, वो सारी चीजें हम देखेंगे। कोई भी ऐसा साइन लग रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो देयर इज चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देन सिट्रेट टॉक्सिसिटी, जैसे सिट्रेट रहता है एज ए एंटीकोएगुलेंट तो वो मेटाबोलाइज होता है लिवर में, लेकिन अगर रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है मल्टीपल यूनिट्स का स्टोर ब्लड जो ऑलरेडी था तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है एंड हाइपो मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि सिट्रेट बाइंड कर रहा है कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, और वो तो कम हो रहे हैं लेकिन सिट्रेट की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है जिसकी वजह से मायोकार्डियल डिप्रेशन या कोएगुलोपैथी देखने को मिल सकती है। किसको ज्यादा चांसेस रहते हैं सिट्रेट टॉक्सिसिटी को, जिसको लिवर डिस्फंक्शन है या नियोनेट है, क्योंकि उनके अंदर लिवर फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। कैसे इसको मैनेज करेंगे, हम स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन को, देखेंगे सिट्रेट की टॉक्सिसिटी है नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया को हम रिप्लेस करेंगे। जितने भी पॉइंट हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड देखी, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल वी मीट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।